हेलो एंड वेलकम टू ब्रैक थॉट। आज जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एग्रीकल्चर। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। जब हम एग्रीकल्चर या कृषि की बात करते हैं तो याद रखिएगा इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स डिवाइड है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर में ही हमारे एग्रीकल्चर को शामिल किया जाता है। Agriculture is a practicing of growing crop and raising livestock for the food, fiber and other products। तो याद रखिएगा वो सारी चीजें जिससे हमें भोजन मिलता है, खाना मिलता है, फाइबर मिलता है और भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिलते हैं, वो सारी की सारी चीजें हमारे एग्रीकल्चर के अंदर इंक्लूड होती है। जैसे कि अगर हम मिल्क है, मिल्क हमको डायरेक्ट नेचर से मिलता है। फूड अगर हम लेते हैं तो डायरेक्ट सीधे हमें क्रॉप के थ्रू मिलता है। इसके अलावा हमें अगर बी कीपिंग करते हैं यानी कि शहद उत्पादन करते हैं तो वो भी हमें डायरेक्ट नेचर से मिलता है। इन शॉर्ट वो सभी चीजें जो कि हमारे फूड, फाइबर और प्रोडक्ट्स के लिए जरूरी होती है और हमें डायरेक्ट नेचर से मिल रही होती है, वो सारी की सारी चीजें हमें एग्रीकल्चर के अंदर शामिल की जाती है। तो इन शॉर्ट हम इसको कह सकते हैं कि फसल उत्पादन से लेकर पशुपालन तक सभी चीजें एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है। एग्रीकल्चर का यूज क्या होता है वो भी आपको याद रखना चाहिए। एग्रीकल्चर इज द बेस्ट क्या कह सकते हैं, बेस्ट एम्प्लॉयमेंट फॉर रूरल एरिया। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एग्रीकल्चर बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट है, बहुत अच्छा रोजगार का जरिया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी की या ग्लोबल इकोनॉमी की, उसमें भी एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप जानते हैं कि जब भी हम अपनी कोई भी चीज अदर देश को देते हैं या अदर देश को बेचते हैं, उससे हमारी ग्लोबल इकोनॉमी में प्रॉफिट एंड लॉस का जो खेल है वो चालू रहता है। जैसे कि अगर आप यूक्रेन और इंडिया की बात करते हैं तो यूक्रेन में क्या है, गेहूं उत्पादन ज्यादा होता है, ठीक है, तो वो अपना गेहूं के हिसाब से सेल करता है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में भी कह सकते हैं फसल उत्पादन से लेके दाल का, ठीक है, दाल को हम लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, दाल हमारे यहाँ बहुत बनती है तो हम और देशों को दाल दे रहे हैं, दूध सप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें एग्रीकल्चर हो और वो सारी की सारी चीजें ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसमें हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वो सारे क्वेश्चन आज की इस क्लास में कंप्लीट करेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर में। तो याद रखिएगा जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसमें कुछ 3 तरीके के जो क्रॉप्स हैं वो शामिल की जाती है भारत में, याद रखिएगा। तो उसमें है खरीफ, रबी और जायद। तो याद रखिएगा आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सी फसल जो है, कौन सी जो क्रॉप है वो खरीफ की है, कौन सी रबी की और कौन सी जायद की है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खरीफ फसल की या खरीफ क्रॉप की। तो याद रखिएगा इसमें सोयाबीन है, ऑयल है, मूंग दाल है, ज्वार है, रागी है, बाजरा है, ग्राउंडनट्स है, टोबैको है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं आपकी किसके, खरीफ की फसल या खरीफ क्रॉप के। ठीक है, अब इस खरीफ क्रॉप में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, याद रखिएगा इसकी जो बुआई होती है या इसको जो सोनिंग की जाती है जून से लेकर जुलाई के बीच में की जाती है और जो कि आपके मानसून के टाइम पे की जाती है। इसके अलावा जब हम इसको हार्वेस्ट करते हैं या फिर हम इसकी कटाई करना शुरू करते हैं वो करते हैं सितंबर से लेकर अक्टूबर तक। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि धान की फसल या अगर आपसे बोला जाए कि पैडी की फसल आपकी कब बुआई की जाएगी, तो मानसून के टाइम पे जून या जुलाई के टाइम पे की जाएगी और इसकी कटाई जो होगी वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में होगी जो कि एंड ऑफ मानसून कहलाता है। ठीक है, इन क्रॉप्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, और साथ ही ये किस टाइम पे चाहिए होता है, हमें बुआई या सोइंग के टाइम पे, और लो टेम्परेचर हमको चाहिए होता है हार्वेस्टिंग या कटाई के टाइम पे। तो याद रखिएगा जो जायद की फसल होती है वो मॉनसून के स्टार्टिंग में जब हाई टेम्परेचर होता है तभी बो दी जाती है और जब धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने लगता है, मॉनसून को एंड होने लगता है, मॉनसून खत्म होने लगता है, तब इसकी कटाई कर ली जाती है। ठीक है, तो यही 2 चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है। साथ ही साथ इसमें याद रखिएगा सोयाबीन है, सोयाबीन ऑयल हुआ, मूंग दाल हुई, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ। ज्वार बाजरा को याद रखिएगा मोटे अनाज भी इनको कहा जाता है और हमारा इस समय हमारी जो इकोनॉमी जो हमारा गवर्नमेंट है वो मोटे अनाज में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, तो इसलिए आपको ये भी याद रखना जरूरी पड़ जाता है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं रबी क्रॉप या रबी की फसल। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इसमें वीट, बार्ले है, ग्राम है, पीस है, ठीक है, नस्टर्ड है, पोटैटो, फार्मर्स, लाइनसेड, ठीक है,
मस्टर्ड ऑयल, ये सारी चीजें आपकी किस में आती है, रबी की फसल के एग्जाम्पल है। अब इसको कब हम लोग बोते हैं, तो याद रखिएगा इसके सोइंग का जो टाइम है वो कब है, वो है आपके मॉनसून के बाद का, और आपके विंटर में लगभग नवंबर दिसंबर में इसको कटाई की जाती है, ठीक है। या ये कह सकते हैं इसको जो मॉनसून के लास्ट का होगा, विंटर की स्टार्टिंग में इसको बो दिया जाता है, और लगभग विंटर खत्म होने को आते हैं, मार्च के समय इसकी कटाई की जाती है या हार्वेस्ट किया जाता है, याद रखिएगा। तो जब आपको रबी की फसल की पूछी जाएगी तो वो कब सोइंग की जाती है, बोआ जाता है उसको, तो वो नवंबर और दिसंबर के बीच में बोआ जाएगा, और लगभग मार्च अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है, ठीक है। अब इसके लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए, तो लो टेम्परेचर चाहिए इसको सोइंग के टाइम पे, और हाई टेम्परेचर चाहिए इसको हार्वेस्टिंग के टाइम पे, ठीक है। दे आर ऑल्सो कोल्ड टेम्परेट क्रॉप्स, इनको हम शीतोष्ण फसलें भी कहा जाता है। तो कभी भी अगर आपसे रबी क्रॉप्स ना पूछ कर टेम्परेट क्रॉप्स पूछ लिया जाता है, तो भी आपको यही लगाना है, वीट, बार्ले, ग्राम, पीस, पोटैटो, ये सारी चीजें ही आपके इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं जायद क्रॉप्स की या जायद की फसलों की। तो इसका क्या है, इसको समर सीजन में बोया जाता है, ठीक है। लगभग आप इसको मान लीजिए रेनी सीजन जो होता है उसके आसपास ही इसको बो दिया जाता है, और इसको हार्वेस्ट जो किया जाता है वो किया जाता है, ठीक है। सर्दी गर्मियां आने से पहले इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो लगभग आप याद रखिएगा खरीफ और रबी की फसल में इसको क्या कहते हैं, इसका जो खरीफ और रबी की फसल है उसी के बीच में इसको बोया जाता है। और कुकुम्बर हुआ, ठीक है, वाटरमेलन हुआ, उसके अलावा मस्क मेलन हुआ, बिटर गोर्ड हुआ, ये सारी चीजें इसकी जो है मेन फसलें हैं या मेन क्रॉप है। तो कुकुम्बर और वाटरमेलन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। याद रखिएगा जायद की जो फसल होती है उसमें वही सारी चीजें पाई जाती हैं जो कि हम गर्मियों में खाते हैं। तो गर्मियों में खाने के लिए ऑब्वियस सी बात है इसे किसी ऐसे सीजन में ही बोया और काटा जाएगा कि जब गर्मी नहीं पड़ रही हो। तो याद रखिएगा सर्दी और वर्षा काल के मध्य में या रेनी सीजन और आपके विंटर के बीच में इसको बोया जाता है, और उसी समय इसको काट कूट के खाने के लिए बना लिया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, खीरा है, ककड़ी है, तरबूज, खरबूज, करेला, ये सारी चीजें इसकी फसलें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कल्चर है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो कल्चर याद रखिएगा, सिल्क वॉर्म, रेनिंग है, एग्रीकल्चर, बी कीपिंग, विटिकल्चर, ग्रेप्स प्रोडक्शन, फ्लोरिकल्चर, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, वर्मिकल्चर, अर्थवॉर्म फार्मिंग, पॉमिकल्चर, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, ओलेरिकल्चर, प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, पिसिकल्चर, फिश फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, गार्डनिंग, एरोपोनिक्स, ग्रोइंग ऑफ प्लांट इन द एयर, हाइड्रोपोनिक्स, ग्रोइंग इन प्लांट ऑफ वाटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पेपर में आया भी है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जिसे हम स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, ये कहाँ पर पाई जाती है, याद रखिएगा, ये अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ये ज्यादातर पाई जाती है, ठीक है। और ये कहाँ पर होगी, ये उस जगह होगी जहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता हो, ठीक है। इसके अलावा वहां पे यहाँ पे वेजिटेशन भी बहुत अच्छा खासा होता है। इसका मेन याद रखिएगा, ये उस एरिया में पाई जाती है जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। इसके अंतर्गत मेज है, याम है, पोटैटो है, कसावा है, ये सारी फसलें जो है इसके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। और शिफ्टिंग रोप्स का क्या होता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग स्थानांतरित कृषि का क्या होता है, ये बो दी जाती है और तब तक बो दी जाती है जो, मान लीजिए आपने किसी भी जमीन पर कोई फसल बोई है, उस फसल को बोने के बाद आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, फसल को बो दिया, फसल को जब आप काट रहे हैं तो उसके बाद उस पूरी फसल को आप जला देंगे, जो छोटा छोटा एरिया बचता है फसल का, जो छोटा छोटा पार्ट बचता है उसको जला के, उसको काट के फिर वापस से उस पर कृषि करने लग जाते हैं। जब तक उस भूमि की जो फर्टाइल कैपेसिटी है वो बची रहती है तब तक आप उस पर एग्रीकल्चर करते हैं। जैसे ही वो भूमि जो है बिल्कुल खत्म हो जाती है, आप उस जो आपकी जो कृषि है या जो एग्रीकल्चर है उसको वहां से हटा के दूसरे स्थान पर उसको करना शुरू कर देते हैं। यही होती है आपकी एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इसको आप स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे काट कर उसको जलाया जाता है, इसलिए स्थानांतरित कृषि को हम कर्तन या दहन या स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं और थोड़ा बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, सीधी सी बात है, इस समय बहुत ज्यादा
जरूरत है हमारे एग्रीकल्चर को मेंटेन करने की, किसकी, फर्टिलिटी, जो उत्पादकता है उसको हमें मेंटेन करने की बहुत जरूरत है। फिलहाल में हम जो एग्रीकल्चर करते हैं वो किससे करते हैं, आपके फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को इंक्लूड करके हम उसको खाने योग्य बनाते हैं या फर्टाइल करने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या चाहते हैं, हमारी जो ऑर्गेनिक चीजें होती हैं, जैसे आप मान लीजिए ऑर्गेनिज्म, या ये कह लीजिए आप किसी को सड़े गले पदार्थों से, जो सीधी सी बात है मृदा की या जो लैंड सॉइल की उत्पादकता को बढ़ा दे ऑर्गेनिक तरीके से, उसी को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक कृषि कहते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द मेथड इन विच द ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर यूज्ड इन इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, द क्रॉप प्रोडक्टिविटी, दैट इज ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप एल्गाई यूज कर सकते हो, फंगल यूज कर सकते हो, बैक्टीरिया है, फंगी है, ओरिजिनल अर्थवॉर्म्स हुए, रिमेन्स ऑफ एनिमल डंग्स, ये सारी चीजें आपकी इसमें काम में आती हैं। एल्बर्ट हॉबर्ट इज नोन ग्लोबली एज द फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि एल्बर्ट हॉबर्ट कौन है, तो ये मॉडर्न इकोनॉमी के फादर हैं, याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो इसके क्या क्या फार्मिंग के बेनिफिट, तो याद रखिएगा इसमें जो क्रॉप्स होंगी वो ज्यादा न्यूट्रिशंस होंगी। ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर भी बहुत ज्यादा सस्ता रहेगा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली रहेंगी, इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है, इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल भी यहाँ पर रहता है। ठीक है, याद रखिएगा बिकम द फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट इन द कंट्री। सिक्किम भारत का पहला जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग बन चुका है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं जो आपकी स्थानांतरित कृषि या स्लैश बर्न कल्टीवेशन है, उसके कुछ नाम है। अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में इसे झूम कहा जाता है। ठीक है, मणिपुर में इसको पामलू कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में दीपा कहा जाता है, अंडमान निकोबार में भी इसको दीपा कहा जाता है, मध्य प्रदेश में बेवार या दहिया कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा कहा जाता है, उड़ीसा में कोमान या भृंगा कहा जाता है, वेस्टर्न घाट में कुमारी, राजस्थान में वालवे, हिमालयन बेल्ट में इसे खुली कहा जाता है, खिल कहा जाता है, और झारखंड से कुरुवा कहा जाता है। ठीक है, तो ये इनके नाम है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि स्थानांतरित कृषि या स्लैश और बर्न कृषि या शिफ्टिंग कृषि को कौन से एरिया में क्या कहा जाता है। अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिकन एरिया में इसको मिल्पा कहा जाता है, वेनेजुएला को में कॉन्क्यू कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा है, ब्राजील में रोका कहा जाता है, सेंट्रल अफ्रीका में मसोले कहा जाता है, इंडोनेशिया में लैडेंग कहा जाता है, वियतनाम में रे कहा जाता है, और ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर की। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, तो याद रखिएगा ये एक तरीके का कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है जिसमें हम लोग टी, कॉफी, कैशू, रबर, बनाना वगैरह, कॉटन वगैरह को हम लोग उगाते हैं, जिससे हमें प्रॉफिट का जो उत्पादन, जो हमें प्रॉफिट होता है वो होता है। सीधी सी बात है, हम इसको जब बेचते हैं इसके लिए क्या चाहिए होता है, लेबर चाहिए, होटल चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, जब हम इसके एरिया की बात करते हैं तो प्लांटेशन एरिया की अगर हम बात करेंगे तो ट्रॉपिकल रीजन में ये पाया जाता है। जब हम रबर की बात करते हैं तो मलेशिया, कॉफी के लिए ब्राजील फेमस है, चाय के लिए इंडिया है और श्रीलंका भी है, जो इसके उदाहरण के अंदर शामिल होंगे। तो याद रखिएगा प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर जस्ट लाइक अ कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। ठीक है, आगे चलते हैं और रिवॉल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर देख लेते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखना। जब हम ब्लैक रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये क्या है, बायोडीजल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड है, रिवॉल्यूशन फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर या नॉन कन्वेंशनल इंडिया कोको प्रोडक्ट इनसे रिलेटेड है, फूड चेन रिवॉल्यूशन डबल इनकम से रिलेटेड है, गोल्डन रिवॉल्यूशन फ्रूट हॉर्टिकल्चर हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, गोल्डन फाइबर जूट प्रोडक्शन, ग्रीन रिवॉल्यूशन फूड ग्रीन प्रोडक्शन, ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, पिंक रिवॉल्यूशन अनियन या प्रान प्रोडक्शन। ठीक है, रेनबो या एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन ये ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, रेड रिवॉल्यूशन टोमेटो या मीट प्रोडक्शन, राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो प्रोडक्शन, सिल्वर रिवॉल्यूशन एग या पोल्ट्री प्रोडक्शन, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन कॉटन प्रोडक्शन, व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन और येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन किससे रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है।
वो जो चीजें आपके एग्जाम में पूछी गई हैं और आगे पूछी जाएंगी वो सारी चीजों पर मैं इंपॉर्टेंट लगाती जा रही हूँ और इनको आपको रट के जाना है हर हालत में। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं फादर ऑफ रिवॉल्यूशन इंडिया में। तो जब हम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में बात करते हैं तो ये है एम.एस. स्वामीनाथन। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो वर्गीस कुरियन। मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है वर्गीस कुरियन को। फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन अरुण कृष्णन। फादर ऑफ इंडिया इंड्यूस्ड ब्रीडिंग है आपका हीरालाल चौधरी। फादर ऑफ योगेश पटेल। फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन है निरपख टोटेज। फादर ऑफ रेड रिवॉल्यूशन है विशाल तिवारी। ठीक है। फादर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन है इंदिरा गांधी। ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है ये याद रखिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन फूड ग्रेन प्रोडक्ट्स के लिए। व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए। येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड के लिए। ब्लू रिवॉल्यूशन है फिशरीज के लिए। गोल्डन रिवॉल्यूशन है फ्रूट्स के लिए। ठीक है। ब्लैक और ब्राउन रिवॉल्यूशन है आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के लिए। सिल्वर रिवॉल्यूशन है एग्स के लिए। राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो के लिए। पिंक रिवॉल्यूशन मीट के लिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर के लिए और रेड रिवॉल्यूशन होता है आपके टमाटोज के लिए। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये 1966 से 1967 तक चला था। नॉर्मन बोरलॉग जो है ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड और स्वामीनाथन जो है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है इंडिया में। कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है तो हाई यील्ड सीड्स होंगे। केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए जाएंगे। ठीक है। जो कीटनाशक वगैरह है वो इसमें यूज किए जाएंगे और इरिगेशन या सिंचाई यहाँ पर की जाएगी। जब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो फर्स्ट मेंशन डॉक्टर विलियम गॉड नॉर्मन बोरलॉग वाज अवॉर्डेड बाय द नोबेल प्राइज फॉर वर्ल्ड पीस 1970। ठीक है। तो विलियम गॉड को ठीक है जो हरित क्रांति शब्द जो है, ठीक है, याद रखिएगा, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन फर्स्ट या ग्रीन रिवॉल्यूशन को पहली बार किसने कहा था तो वो कहा था विलियम गॉड ने। और नॉर्मन बोरलॉग को इसके लिए विश्व शांति का पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला था आपके 1970 में। तो आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा ग्रीन रिवॉल्यूशन 1967 तक आपका चला था। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड कौन है और इंडिया में कौन है ये आपको याद रखना है। ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की। एक बात और याद रखना, जब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो वेस्टर्न इंडिया जो है, जो कि आपके पंजाब का क्षेत्र हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हुआ, राजस्थान का एरिया हो गया, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में यहाँ पर हमें फर्टिलिटी की जरूरत थी, हमें अपनी क्रॉप्स को उगाने की जरूरत थी। ठीक है। तब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर आए थे और चावल और गेहूं की खेती के लिए इसको हमने ज्यादातर यूज किया था। मेनली इसका जो क्रॉप का अगर क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा हरित क्रांति में या ग्रीन रिवॉल्यूशन में मेनली जो क्रॉप थी वो चावल और गेहूं ही था। ठीक है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो कॉन्सेप्ट डेवलप्ड इन 1990। तो ग्रीन एग्रीकल्चर, तो सेकेंड रेवोल्यूशन को एवरग्रीन एग्रीकल्चर कहा जाता है। इट कवर ऑल क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्रॉप साइकिल, क्रॉप इंश्योरेंस, क्रॉप मैनेजमेंट, सॉइल कंजर्वेशन एटसेट्रा हैव आल्सो बीन टेकन इन दिस। तो इसके अंदर अब क्या क्या आ गया, पहले हमने गेहूं और चावल तक ही सीमित रखा था, अब एरिया उसे और थोड़ा सा बढ़ा दिया है और इसके अंदर क्रॉप साइकिल है, क्रॉप इंश्योरेंस है, क्रॉप मैनेजमेंट है, सॉइल कंजर्वेशन है, ये सारी चीजें इसमें हमने शामिल करी है। यूजिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड इंस्टीड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, स्टैंड एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, रासायनिक खादों की जगह जैविक खाद या हमने क्या किया, ऑर्गेनिक जो पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर है उनको हमने यूज करना शुरू कर दिया है और संस्थागत ढांचे को भी हमने यहाँ पे मजबूत किया है। ठीक है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये करंट के हिसाब से सही है। आप जब भी एग्जाम दोगे तो एक बार इसको उस टाइम पे जो आर्थिकी आएगी, उस टाइम पे जो भी आपकी रिपोर्ट्स आती है उनके हिसाब से इसको मैच कर लेगा। इस समय प्रेजेंट में अगर आप इसकी बात करते हैं तो राइस सबसे ज्यादा जो होता है प्रोडक्शन वो वेस्ट बंगाल में होता है, वीट का उत्तर प्रदेश में है, मेज का कर्नाटक है, ज्वार कर्नाटक है, बाजरा राजस्थान है। ठीक है। इसके बाद चने की बात करते हैं, राजस्थान है, अरहर की बात करें कर्नाटक है, टोटल पल्सेस जो होती है वो राजस्थान में होती है, टोटल फूड ग्रेन्स जो है वो उत्तर प्रदेश में है, पीनट्स गुजरात में, मस्टर्ड राजस्थान में, सोयाबीन मध्य प्रदेश में, सनफ्लावर कर्नाटक में, ये आपका
सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। इसके बाद टोटल ऑयल सीड हो गए वो राजस्थान में है, शुगर ग्रेन उत्तर प्रदेश में है, कॉटन गुजरात, जूट वेस्ट बंगाल, पोटैटो उत्तर प्रदेश, अनियन महाराष्ट्र, ठीक है। आगे कैशियो महाराष्ट्र, टोटल फ्रूट आपके आंध्र प्रदेश में होते हैं, टोटल वेजिटेबल वेस्ट बंगाल में, स्पाइसेस मध्य प्रदेश में, कैशियो महाराष्ट्र में, कोकोनट केरला, अनियन महाराष्ट्र और पोटैटो उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की। इंपॉर्टेंट है, साथ में ऐसे भी इंपॉर्टेंट लगा लेना क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, तो याद रखना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ठीक, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है वो करनाल हरियाणा में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च आपके लखनऊ में है, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है, टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल आपके कहाँ है, बनारस में है। सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपके मैसूर में है, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर आपके बीकानेर में है, ठीक है। तो शुष्क बागवानी कहाँ पर है, आपके बीकानेर में पाई जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो खाद्यान्न और नकदी फसलें हैं जो उनसे आपके क्वेश्चन पूछा जाता है वो देख लीजिए। तो जब प्रमुख खाद्यान्न फसल की बात करते हैं तो याद रखिएगा इसमें मोटे अनाज जैसे मेज है, ज्वार है, बाजरा है, ठीक है, मंडुआ है, ये शामिल किया जाता है। और माइनर फूड ग्रेन्स जिसमें मंडुआ है, रागी है, कोडो है, सावा है, काकुन है, ग्राम है, कुटकी है, ये सब इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। जब हम कैश क्रॉप्स या नकदी फसलों की बात करते हैं तो इसमें राइस है, मेज है, पल्सेस है, टी, व्हीट, मिलेट्स एंड जूट जो कि है भारत में ज्यादातर पाई जाती है। तो कैश जब आप मेजर, ठीक है, जब खाद्यान्न फसलें की बात करते हैं तो याद रखना वो सारी फसलें जो कि खाने के लिए यूज में की जाती है, जिसका सबसे ज्यादा हम यूज किस में करते हैं, खाने के तौर पे करते हैं। और जो नकदी फसलें होती हैं उससे हमारा ज्यादातर जो यूज होता है वो हम और स्टेट को भेजने में और कंट्रीज को भेजने में अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं, याद रखिए। तो याद रखिएगा नकदी फसल जिनसे हमें प्रॉफिट ज्यादा होता है, और प्रमुख खाद्यान्न फसल जो कि हमारे खाने में सबसे ज्यादा यूज होती है, ठीक है। तो आज जो हमारी एग्रीकल्चर की क्लास थी वो हमने यही समाप्त करते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, वहीं आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर डिस्कस कर लिए गए हैं। ज्यादातर इससे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो फैक्चुअल हम यहाँ पर देख चुके हैं। चलिए तो क्लास यही समाप्त करते हैं, कोई क्वेरी हो तो बता दीजिएगा, बाकी धन्यवाद।